नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं। मजदूरों का मुद्दा पूरे भारत के लिए इस वक्त सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में लाखों मजदूर भाई बहन देश के दूसरे प्रांतों से पलायन करके वापस अपने घरों को उत्तर प्रदेश में पहुंचे। इनकी संख्या थोड़ी मोड़ी नहीं, बल्कि अब तक ये 25 लाख से ज़्यादा मजदूर भाई बहन हमारे वापस उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में इनकी वापसी है, जितने कष्ट सहकर ये उत्तर प्रदेश लौटे हैं, ये निश्चित तौर पर राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी ये चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे लाखों भाई बहनों की वापसी हुई है, अब उनके समक्ष एक रोजी रोटी का एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। आखिर जो गाँव वापस लौटे हैं, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनका जीवन यापन कैसे होगा, वो एक अच्छी ज़िंदगी कैसे जी पाएंगे। अगर गाँव में इनके पास रोजगार होता तो ये दूसरे प्रांतों में गए नहीं होते। इतनी दुर्दशा, इतना अपमान, इतनी परेशानी, इतना कष्ट, इतना दुख दर्द तकलीफ सहकर ये नंगे पांव हजारों मील का सफ़र करते हुए अपने परिवार और सामान के साथ ये घर लौटे हैं, तो इनकी त्रासदी की कहानी भारत की सदियों तक याद की जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक इनिशिएटिव लेते हुए एक माइग्रेशन कमीशन बनाने का ऐलान किया है। ये माइग्रेशन कमीशन में तय होगा कि ये जो लाखों हमारे भाई बहन लौटे हैं, इनकी काबिलियत क्या है, इनकी योग्यता क्या है, उसके मुताबिक इनको पंजीकृत किया जाएगा। हालांकि इसके लिए पहले से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना हुआ है, लेकिन इसके बाद सरकार ने ये निश्चय किया है कि वो एक अब माइग्रेशन कमीशन बनाना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक और निर्णय लिया है, जिसको लेकर बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है और जिसको लेकर एक गंभीर परिचर्चा होनी चाहिए। यूपी सरकार का कहना है कि अब कोई भी लेबर या कोई भी मजदूर या कोई भी नौकरी पेशा के लिए अब दूसरे राज्यों में अगर जाएगा तो उनकी एनओसी लेनी पड़ेगी। यानी उत्तर प्रदेश में माइग्रेशन कमीशन उनको एनओसी देगा, तब वो दूसरे प्रांतों में नौकरी कर पाएंगे या जा पाएंगे। इस तरह की प्रारंभिक परिकल्पना अभी सरकार ने प्रस्तुत की है। विस्तृत रूपरेखा इसकी आनी अभी बाकी है। यानी अगर किसी को अब मजदूरी करने या किसी को प्राइवेट काम करने, किसी को बम्बई, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, इंदौर में काम करने जाना है, दक्षिण भारत में काम करने जाना है, कलकत्ता में काम करने जाना है, तो उसे पहले यहाँ से सरकार की एनओसी लेकर जाना पड़ेगा। तो इसको लेकर बड़ी चर्चा है, क्योंकि ये कदम भारत में किसी को भी राइट टू मूव, कहीं किसी को भी कहीं ट्रेवल करने का, कहीं भी व्यापार करने का और कहीं भी नौकरी करने का एक सार्वभौमिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को एक अतिरिक्त सर्टिफिकेट या फिर एक इंस्पेक्टर राज का सामना करना पड़ेगा? उन्हें कहीं काम में जाने से पहले एसडीएम की या लेखपाल की एनओसी लेकर जाना पड़ेगा, जिनको माइग्रेशन कमीशन माइग्रेशन अफसर के नाम पर नियुक्त करेगा। सामान्य तौर पर एसडीएम ही नियुक्त किए जाएंगे। तो क्या अब उनको जाति और आय प्रमाण पत्र की तरह इसके लिए भी लाइन लगानी पड़ेगी? क्या ये कदम संवैधानिक है? क्या ये कदम कानूनी है? और क्या ये पूरे भारत के लिए लागू है या सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के लिए होगा? एक गंभीर चिंता का विषय है। अगर हम अपने लोगों को अपने राज्यों में, अपने जिलों में, अपने शहरों में अगर हम रोजगार दे पाते होते तो शायद ये नौबत नहीं आती कि वो बाहर जाते। अब अगर वो बाहर लौटे हैं, कल को स्थिति ठीक होगी, वो वापस जाना चाहेंगे, तो क्या सरकार उनको एनओसी देगी कि वो जाएं काम करने या ना जाएं? तो इस विषय को लेकर एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए। हम मदद करने की बजाय उनको सरकारी तंत्र में क्या जकड़ते जा रहे हैं, या फिर यही वो तरीका है योगी सरकार का जिसकी वजह से मजदूरों को एक सामाजिक सुरक्षा मिल पाएगी, उनको दूसरे प्रांतों में कोई परेशानी नहीं होगी, या फिर ये एक सरकारी तंत्र में चीज़ों को, मजदूरों को उलझाने की कोशिश है? ये क्या कुछ है? कोरोना काल में जब सर्वाधिक तौर पर पीड़ित और परेशान मजदूर गरीब तबका है, तब हम उसके रिलीफ को लेकर कोई बड़ा काम करने के बजाय हम उसको किसी तंत्र में क्या उलझा रहे हैं, ये एक बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि सरकारों को जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना है, एक बेहतरीन योजना है, उस पर काम को बढ़ाना चाहिए। लेकिन मेरा ये सुझाव है सरकार को कि वन डिस्ट्रिक्ट वन फैक्ट्री की योजना पर सरकारों को काम करना चाहिए। भारत की सरकार भी इसमें मदद करे, राज्य सरकार भी इस पर विचार करे। वन डिस्ट्रिक्ट वन फैक्ट्री, अगर हम एक जिले में एक बड़ी फैक्ट्री डाल पाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, बजाय कि हम उसको दिल्ली, मुंबई में ही शिफ्ट करने या वहीं पर उसको हम खोलने की बजाय, हम ये क्यों कोशिश नहीं करती सरकारें वन डिस्ट्रिक्ट वन फैक्ट्री की योजना लागू हो? ये ऐसी कारगर योजना होगी भाइयों बहनों कि पूरे प्रदेश भर में एक नई किस्म की मैन्युफैक्चरिंग औद्योगिक क्रांति ला सकती है।
कल्पना करिए कि अगर आपको आपके जिले में ही कोई ऐसी फैक्ट्री खुले जिसमें हम 10-15 हज़ार लोगों को रोजगार सरकार दे पाए। हम क्यों नहीं ऐसी बड़ी फैक्ट्रियों को आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ, हम उनको ज़मीन फ्री देंगे, सुविधाएं फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, बिजली सब्सिडाइज करेंगे, आए वो हमारे जिलों में फैक्ट्री खोलें, सरकार उनको सब्सिडाइज करे, भारत सरकार सब्सिडाइज करे और हम ये मैन्युफैक्चरिंग को डिसेंट्रलाइज कर दें। बजाय उनको हम बम्बई, इंदौर, नागपुर, साउथ या फिर कलकत्ता या दिल्ली या पंजाब में या गुजरात में केंद्रित करने के बजाय हम उसको उत्तर प्रदेश में लाएं। तो सरकारों ने यह प्रयास करना चाहिए कि हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फैक्ट्री की योजना पर पहले काम करें, तो शायद हम अपने जो प्रवासी मजदूर भाई बहन लौटे हैं दूसरी जगहों से, दूसरे प्रांतों से हमारे भाई बहन लौटे हैं, उनको हम उनके जिले में रोजगार दे सकते हैं। ये एक सुपरहिट आइडिया हो सकता है अगर हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फैक्ट्री की योजना पर काम करें। भारत सरकार भी इस पर विचार करे, कोई स्कीम लेकर आए, कोई एक वृहद कार्य योजना बने, उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर वृहद कार्य योजना बनाए कि हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फैक्ट्री और लोगों को वहीं रोजगार देंगे। आप देखिएगा औद्योगिक क्रांति सामने होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम शानदार काम करके देंगे। लेकिन उसके बजाय हम लेबर को या अपने गरीब भाई बंधुओं को जो दूसरी जगह गांव में काम न मिलने की वजह से दूसरे प्रांतों में जाना चाहते हैं, अब हम उनको एक और सरकारी जाल में फंसा रहे हैं कि अब वो पहले एनओसी लें। तो एनओसी के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपने अच्छे से पता है कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या दूसरे प्रमाण पत्र लेने के लिए तहसीलों में क्या क्या करना पड़ता है, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक इससे वाकिफ है। तो मैं चाहता हूं कि पहले मुख्यमंत्री जी का बयान सुनिए। अब ये बयान आया ही था, तब तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, उनका तो उनकी पार्टी और उनका तो विरोध में ही जन्म हुआ है कि यहाँ के लोगों को परेशान करें। तो अब उन्होंने ऐलान किया है कि अब किसी को यूपी बिहार से आना है तो पहले महाराष्ट्र सरकार से परमिशन लो, यूपी सरकार कह रही पहले हमसे परमिशन लो। भाई मजदूर है, गरीब आदमी, उसको काम करने दोगे कि वो आपकी राजनीति का, आपका वोट बैंक का, आपके घटिया राजनीति बैंक का ये कोई हिस्सा है? गरीब को काम दो, वो जरूरी है कि आप कौन होते हो किसी को एनओसी देने वाले? किसने आपको ये अधिकार दे दिया? क्या ये संवैधानिक है? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? हमें इस पर बात करनी चाहिए। सुनिए ये बयान पहले। उत्तर प्रदेश के अंदर अपने जितने भी ये मैन पावर हमारी है, इन सब की स्किल मैपिंग के साथ साथ इसके लिए एक कमीशन का गठन करके और व्यापक पैमाने पर रोजगार उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध कराने की कार्रवाई। अब अगर किसी राज्य को मैन पावर चाहिए तो इस मैन पावर को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट देगी, इसका बीमा कराएगी, इसको हर प्रकार से हम सुरक्षा देंगे। लेकिन साथ साथ राज्य सरकार बिना हमारी परमिशन के हमारे लोगों को लेकर के नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ राज्यों में जिस प्रकार की दुर्गति हुई है, जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, उसको देते हुए हम इनकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। श्रमिकों को तत्काल राहत की जरूरत है, उनकी मदद की जरूरत है। आयोग के नाम पर भ्रम पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग जिस तरह से 3 साल पहले बने आयोगों का अभी तक हस्र हुआ है, मुझे लगता है ऐसा हस्र होना है, क्योंकि पहले से भी श्रम के बहुत सारे कानून बने हैं। अगर सरकार की नीति ठीक होती तो उनमें किसी धाराओं का उल्लेख करके उनकी मदद कर सकते थे। महाराष्ट्र सरकार को योगी आदित्यनाथ के इस बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। भविष्य में जब भी प्रवासी महाराष्ट्र में प्रवेश करें तो उनका रजिस्ट्रेशन पुलिस थाने में किया जाना चाहिए। इसमें उनकी पहचान, उनका विवरण लिया जाना चाहिए। ये सारी चीजें मिलने के बाद ही उन्हें महाराष्ट्र में प्रवेश मिलना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को इन नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो देखिए कि हम अपनी राजनीति के चक्कर में किस तरह से अपने गरीब भाई, मजदूर भाई बहनों को परेशान करने के लिए, उनको अपनी राजनीति का हिस्सा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में क्या शुरू हो गया। आने वाले समय में क्या पता कि शिवसेना कैसे रिएक्ट करे। आने वाले समय में हमें नहीं पता कि गुजरात सरकार कैसे रिएक्ट करेगी। आने वाले समय में हमें नहीं पता कि मध्य प्रदेश, इंदौर या दक्षिण के राज्यों में हमारे लेबर्स भाई बहनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा। अगर इस तरह का परमिशन का खेल खेला जाएगा तो निश्चित तौर पर इसके घातक नतीजे दूसरे राज्यों में हमारे यहाँ से काम करने जाने वाले, अपनी छोटी छोटी नौकरी करके अपना जीवन और अपना घर परिवार चलाने वालों को क्या क्या परेशानी होगी। मनीष शुक्ला है मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में आराधना मिश्रा जी भी मेरे साथ होंगी, शबनम खान बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं, सर्वेश द्विवेदी जी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और भारतीय मजदूर संघ के पूर्व नेता भी हैं, अनुराग शुक्ला जी शिवसेना के स्पोक्स पर्सन है और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद।
मनीष जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहते हैं कि बजाय कि हम अपने मजदूर भाई बहनों को कुछ काम दें, उनको आसरा दें, हम उनको एक और सरकारी तंत्र में उलझा रहे हैं कि अगर अब उनको कहीं काम करने जाना है तो पहले एसडीएम साहब की या पहले माइग्रेशन कमीशन की परमिशन लें तब जाएं। ये उनको उलझाने वाली बात नहीं हुई? देखिए ब्रजेश जी, कोरोना काल में जिस तरीके से महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के साथ वो व्यवहार नहीं हुआ जिसकी अपेक्षा की जाती है। जिनके पसीनों से बड़े बड़े शहर चमके, उनको 2 जून की रोटी नहीं नसीब हुई और उनको पैदल वहां से मूव करना पड़ा। उनको वहां की सरकारों ने बसें या ट्रेनें तक उपलब्ध नहीं कराई। उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि जो हमारा श्रमिक वर्ग है जो वापस आया है उसको वो सम्मान मिलना चाहिए और उसके लिए एक श्रमिक कामगार कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। पहले तो जब तक इस आयोग के कार्य क्या होंगे, उसकी सीमा क्या होगी, क्या क्या नियम होंगे, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक उस पर ये डिबेट करना कि उसके नाते से उसको ये प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, ये भी उचित नहीं है। मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो अभी बयान दिया है उसको अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सोशल सिक्योरिटी की बात की है। सर्वप्रथम तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मनीष जी, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के बिना कोई भी राज्य की सरकार बिना हमारे परमिशन के हमारे लोगों को लेकर नहीं जाएगी। व्हाट डू यू मीन? देखिए, आप कोई एक तो नौकरी दोगे नहीं, काम दोगे नहीं, अगर कोई दूसरी जगह जाएगा तो आपसे पहले परमिशन लेगा। पहली बात उन्होंने जो कही, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वयं रोजगार का सृजन बड़ी मात्रा में करना होगा। इसके लिए सरकार जिस दिन पहले दिन बनी तब से ही हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने वन विंडो सिस्टम लागू किया, हमने इन्वेस्टर समिट किया और आज जब श्रमिक बाहर से आए हैं तो यानी हम इसको पॉजिटिव वे में लें। जैसे 135 करोड़ हिंदुस्तानी विश्व पे भारी है, वैसे सर आप कोई माइग्रेशन कमीशन कम, माइंड पावर सप्लाई कमीशन ज्यादा बना रहे हो और वो भी पहले एसडीएम साहब की परमिशन लेगा। भाई सिंपली कौन बनाया जाएगा माइग्रेशन ऑफिसर? एसडीएम ही बनेगा। बना नहीं है तब तक कितनी आशंकाओं में मत जाइए ब्रजेश जी। अभी भाई परमिशन किस प्रकार की होगी? या तो लेखपाल देगा मनीष जी, एक सेकंड मेरा सवाल हो जाए। या तो लेखपाल देगा या दरोगा जी देंगे या इंस्पेक्टर साहब देंगे या एसडीएम देगा या तहसीलदार देगा, यही तो देगा ना। देखिए, हमको लगता है कि अभी इतनी ज्यादा सारी निगेटिव चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। अभी ऑर्डर आप पास कर रहे हो और मेरे ऊपर कह रहे हो कि मैं निगेटिव चर्चा कर रहा हूँ। ऑर्डर आपने पास किया है सर। देखिए, आप उनको कंप्लीट नहीं करने दे रहे ब्रजेश जी। और जितने सवाल है सब सवालों का तो जवाब दीजिए आप हमसे। तो पहले दिन से उत्तर प्रदेश सरकार इस काम में लगी है कि रोजगार का सृजन हो और जब श्रमिक इतनी भारी मात्रा में आए हैं तो उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है, उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है जिससे उनका दक्षता जो दक्षता का मापदंड है उसका एक डेटाबेस तैयार हो, अन्य विवरण उनके तैयार हो। मुझे केवल ये बताइए कि परमिशन क्यों लेकर आपका कोई काम करने जाएगा? जिसको काम करने जाना, अगर मुझे बंबई काम करने जाना है तो मैं अपनी स्वेच्छा जाऊंगा या आपका एनओसी लेके जाऊंगा, तब बंबई में रोजगार मिलेगा। देखिए ब्रजेश जी, हमको लगता है कि मजदूरों के पैर में जो छाले पड़े हैं जी, उसको देखने के बाद ये आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश सरकार को पता होना चाहिए हमारे कितने बंधु बांधव विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं। मैं ऐसा करता हूं कि सुनील साजन को इस डिबेट में मुझे अवसर दीजिए, चूंकि आपने सवाल कहीं पूछा और जवाब पूरा नहीं जी। आप लगातार बोल ही रहे हैं, बोले आप। नहीं सर, आपने कई सवाल उसमें पूछे ना, आपने कंप्लीट करने का दिया। गो अहेड, अपनी बात कह लें। तो ब्रजेश जी, हमारा पहला लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन हो, यहाँ के कामगारों को बाहर जाने की आवश्यकता ही कम से कम पड़े। ठीक है। इसके लिए देखिए एक अच्छा अवसर है, चाइना से भी कंपनियां बाहर जा रही हैं, छोड़ के जा रही हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश में आने का अवसर मिले। इसके लिए तमाम कदम सरकार ने उठाए हैं पहले भी। और जब हम सस्ता श्रमिक देंगे, कानून व्यवस्था और सड़क बिजली पानी की ठीक व्यवस्था देंगे, श्रमिक कानूनों में हमने बदलाव किए हैं, उसके नाते से भी कंपनियों को आने में सुविधा मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में डेवलप हो। ये जो सुनील साजन को मैं जोड़ता हूं आपके मित्र को इस डिबेट में। भाई सुनील साजन जी, सरकार कह रही कि उनके पांवों के छालों को देखकर वो काफी द्रवित हैं, भावुक हैं,
काफ़ी इमोशनल हैं और उनको लगता है कि अब श्रमिक भाइयों के साथ न्याय होना चाहिए। तो ऐसे में सरकार अगर एक आयोग बना रही है और सोशल सिक्योरिटी देकर अगर वो परमिशन देना चाहती है, तो आप लोगों को इस पर इतराज क्यों है? देखिए ब्रजेश जी, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अद्भुत और चमत्कारी मुख्यमंत्री जी हैं। आज मैंने मुख्यमंत्री जी का गणित देखा, सुना भी, आपने भी सुना होगा। मुझे तो नहीं समझ में आया उनका गणित कि 75% महाराष्ट्र से आ गए, 50% दिल्ली से आ गए, 25% अन्य राज्यों से आ गए और सब संक्रमित लोग आ गए। और एक तरफ उत्तर प्रदेश की संख्या क्या है संक्रमित की, और मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं उसकी संख्या क्या है। आप कमीशन की बात कर रहे हैं, 3 साल में आपने जितने और कमीशन बनाए उनकी क्या स्थिति है, उन पर सरकार ने क्या किया। देखिए ब्रजेश जी, मैं बड़े साफ मन से आपके चैनल पर, आपकी डिबेट पर एक बात कह रहा हूं। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा कि ज्वाइंट सेशन आप सदन बुला लीजिए, आप दूसरे दलों के नेताओं से बात कर लीजिए, जो अनुभवी हैं, जो सरकार चला चुके हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, जनता ने उनको चुना कई है, बार तो आप सदनों अपनी में राय रहने का जबरदस्ती अनुभव है, थोपना वो चाहते हैं। अनुभव ले लीजिए। नहीं, बस यही बात ब्रजेश जी, आपके सामने भी संकट है कि आप भी अगर डिबेट के माध्यम से सरकार को कोई सुझाव देंगे तो सरकार नाराज हो सकती है। सुनील जी, मैं अपनी बात कह लेता हूं और मुझे अपनी बात कहना आता है। मैंने डिबेट के ओपनिंग में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फैक्ट्री की बात कह ली। नहीं, मैं ब्रजेश जी, मैं चाहता हूं कि जैसे आप बात कहते हैं, जैसे आपको बात कहना आता है, ऐसे ही प्रदेश के, देश के सभी व्यक्तियों को आ जाए और आपसे लोग प्रभावित होते हैं, आपसे लोग सीखते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने जो सुझाव दिया कि एक जिला और एक फैक्ट्री, ये कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। मैं कह रहा हूं अब तक आपने कितने रोजगार दे दिए। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत मार्मिक बात कही, उन्होंने कहा कि हम इसलिए ऐसा काम करने जा रहे हैं कि जांच करके हम भेजेंगे क्योंकि दूसरे राज्यों में हमारे प्रदेश के मजदूरों के साथ व्यवहार गलत हुआ। जी, मैं मानता हूं कि व्यवहार गलत हुआ होगा, तो ये लेकिन परमिशन को क्या आप ठीक मानते जब हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा पर आ गए, पैदल चल के, नहीं, मैं क्लियर बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी की बात से मैं उससे सहमत हूं कि दूसरे राज्यों में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों के साथ गलत व्यवहार हुआ हो, लेकिन जब वो मजदूर पैदल चल के, साइकिल से, ट्रक से, ट्रैक्टर से, किसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गए, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी व्यवस्था की, उनके खाने पीने, उनको सुनील जी, मैं आराधना मिश्रा जी को जोड़ना चाहता हूं। तो आप लड़ते रहे। आराधना मिश्रा जी कांग्रेस में नेता विधानमंडल दल हैं और सीनियर लीडर भी हैं। बहुत स्वागत आपका आराधना जी। राज्य सरकार ने एक व्यवस्था की है कि अब एक माइग्रेशन कमीशन बनाने जा रहे हैं। ये माइग्रेशन कमीशन स्किल्ड लेबर की मैपिंग करेगा कि कौन क्या काम बेहतर कर सकता है, और फिर जो दूसरे प्रांतों को अगर आवश्यकता होगी तो यहाँ से लेबर यानी मैन पावर सप्लाई की जाएगी। अब ये भी व्यवस्था की जा रही है, जैसा मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया है कि अगर किसी को बाहर काम करने जाना है तो उनको सरकार ने परमिशन लेनी होगी। ये किस नियम के तहत है, संविधान के किस व्याख्या, किस धारा में लिखा हुआ है कि किसी को दूसरे प्रांत में रोजगार करने के लिए किसी सरकार की परमिशन राज्य सरकार की चाहिए होगी? आप सहमत हैं राज्य सरकार के इस कदम से या नहीं है? सबसे पहले तो ब्रजेश जी, मैं चाहती हूं कि एक आयोग और बनना चाहिए, ये मेरा प्रस्ताव है, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में की जितनी भी घोषणाएं हैं उनको लेकर के चर्चा होनी चाहिए। उस आयोग का काम ये होगा कि वो उसमें जितनी भी घोषणाएं ये करते हैं वो कितनी क्रियान्वित हुई हैं और उनका क्या पर्पस है। एक आयोग इस पे भी बन जाए, क्योंकि लगातार केवल घोषणाओं के अलावा ना प्रदेश की सरकार कुछ दे पा रही है, ना केंद्र की सरकार दे पा रही है। अब आपने जो मुझसे सवाल पूछा मुख्य कि आयोग की गठन उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने किया, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। भारत देश में जो भी नागरिक है, इस देश का संविधान उसको ये अधिकार देता है कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो कहीं भी जा सकता है, उसको किसी पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता नहीं है। एक राज्य से दूसरे राज्य को, ये सारे वो राज्य है
जो भारत देश के अंदर है। तो अगर एक राज्य से दूसरे राज्य को जाना हो तो जो व्यवस्था मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं इसके हिसाब से तो वीजा पे स्टैंपिंग करानी पड़ेगी अगर उत्तर प्रदेश से हमें अगर राजस्थान जाना होगा या गुजरात जाना होगा, तो ये असंवैधानिक है पूरी तरह से। दूसरा, आयोग के गठन की आवश्यकता मुख्यमंत्री जी आज व्यक्त कर रहे हैं, उनकी चिंता है, बिल्कुल बनाइए आयोग। पर मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आज आपको जिन मजदूरों के पैर के छाले दिखाई दे रहे हैं, आज उनकी पीड़ा जो दिखाई दे रही है, उनकी भूख दिखाई दे रही, जिसकी वजह से आप आयोग बना रहे हैं। हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि पैर के छाले देख करके ये आयोग बनाने की बात कही है। तो पहले तो साथी ये बताइए कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आया है, आज वो भूखे मर रहा है, उसका परिवार भूखमरी की कगार पे है, उसके पास न रोजगार है और न भविष्य में, उसको अंधकार में लग रहा है, तो त्वरित लाभ आप क्या दे रहे हैं? आयोग बनाएंगे, उसका फॉर्मेशन होगा, उसकी बायलॉज बनेंगी, आपने खुद कहा कि उनकी स्किल मैचिंग होगी, उसका डेटाबेस तैयार किया जाएगा। तो ये तो आपने सतत प्रक्रिया बता दी जो महीनों चलेगी जी। आज ये प्रवासी मजदूर तो आज परेशान है। आज सीधा लाभ उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो छाले पैर में देख करके प्रवासी मजदूरों के विचलित होकर के आयोग बना रहे हैं, वो ये तो बताएं कि इन मजदूरों को वो त्वरित लाभ क्या दे रहे हैं। सवाल इस बात का है। ओके, शबनम खान जी मेरे साथ मौजूद हैं। शबनम जी, मुझे बताइए कि क्या वाकई में किसी को कहीं भी काम करने जाने के लिए अब सरकारों की परमिशन की आवश्यकता होगी? क्या ये सरकार का कदम उचित है, कानूनी है, संवैधानिक है? आप इससे सहमत हैं अथवा नहीं है? बिल्कुल असहमत हूँ, कतई नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे देश में कोई व्यक्ति कहाँ जाकर कोई काम करना चाहता है या बसना चाहता है, किस राज्य में जाना चाहता है, वो स्वतंत्र है। ये हमारे देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है। मैं आपके माध्यम से ये बोल रही हूँ कि डाटा ही रखना चाहते हैं ना अगर मुख्यमंत्री जी, बहुत स्वागत है उनका, डाटा रखना चाहिए ब्रजेश जी, लेकिन डाटा उन गरीबों का रखना चाहिए कि कितने हमारे राज्य में गरीब हैं और हमारे यहाँ पर क्या क्या चीजें हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। यूपी में हाथ के काम वालों की कोई कमी नहीं है, बुनकर का वहां पर उद्योग है, कढ़ाई है, दुनिया भर की चीजें वहां पर हैं। उनको कैसे हम क्रियान्वित करें और कैसे उसको यूपी के लोगों को जन जन तक पहुंचाएं। उल्टा आपको तो उनको और खोलना चाहिए, उनको और सपोर्ट करना चाहिए कि जाइए अपना ये जो आप काम जानते हैं पूरे देश के राज्य राज्य तक फैलाइए, ताकि हमारे देश के राज्य के लोगों का हुनर भी सब तक पहुंचे। पर मुख्यमंत्री का कहना है कि इसके पीछे सामाजिक सुरक्षा है, क्योंकि हमारे यहाँ के श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। सामाजिक सुरक्षा तो हर राज्य की जिम्मेदारी बिना उसके भी बनती है। सामाजिक सुरक्षा तो हर राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे को सामाजिक सुरक्षा भी दे, हमें 2 जून रोटी भी दे, हमें हमारी जो मूलभूत सुविधाएं वो हम तक पहुंचाएं, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ही। और फिर आयोगों का जो बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, आयोगों का हाल आपको याद है क्या? आप और हमने कितनी डिबेट करी है। सपा वाला आयोग सपा की बड़ाई करने बैठ जाता है, कांग्रेस वाला आयोग बाल खोल के अपने कांग्रेस की बड़ाई करने बैठ जाता है। अनुराग शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, फिर मैं सर्वेश जी के पास ऐसे आयोगों से तो भगवान बचा ले, इस देश में सवाल है काफी मेरे। है। अनुराग जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, शिवसेना कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। जिस प्रकार से व्यवहार हुआ वहाँ पे हमारे श्रमिक भाई बहनों को यहाँ उत्तर प्रदेश भेजने में जिस प्रकार की कठिनाइयाँ हुई और जैसी तकलीफ उन्होंने झेली और जिस प्रकार से व्यवहार हुआ, उस पर अगर हमारे मुख्यमंत्री नाराज हैं और अगर वो कोई एक कानूनी राय मशविरा करके कोई एक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, आपको विरोध किस बात का है? देवेश जी धन्यवाद। जो प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा जो मैं पिछले 12-15 दिनों से मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ, वो निश्चित रूप से दुखदाई है और हृदय को कहीं ना कहीं पर छूती जरूर है। लेकिन ये कहना कि उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, मैं तो ये अब समझ पा रहा हूँ पिछले कई दिनों से डिबेट्स में देख के भी कि कहीं पर दिल डूब जाता है। सुनिए, और मैं यही डिबेट्स में देख के समझ पाया हूँ कि ये कोरोना के नाम पर एक नई तरीके की पॉलिटिक्स जन्म ले रही है और मजदूरों की हर राजनीतिक दल अपने तरीके से मार्केटिंग करके पॉलिटिक्स कर लेना चाहता है। लोग उनके साथ में उतना कंसर्न नहीं है, उनको जो देना चाहते हैं वो दे, ऐसा दें जो उनके लिए इफेक्टिव रहे। आप अगर आपके यहाँ कोई पहुंचेगा उत्तर प्रदेश से काम करने महाराष्ट्र में जी, आप उससे सरकारी परमिशन मांगेंगे?
हम क्यों मांगेंगे? ये शिवसेना ने कहीं नहीं कहा, और शिवसेना तो उत्तर भारत राज ठाकरे कह रहे हैं कि परमिशन दे सरकार, मन से पुलिस क्या कहती है, वेरिफिकेशन मन से करे। देखिए मन से क्या कहती है वो पहले मैं नहीं तो जानता मार के हूँ। भगाती थी मैं शिवसेना। सुनिए मैडम, मैं बोल लूं, हाँ। मन से क्या कहती है मुझे ये नहीं पता, लेकिन एक प्रदेश का एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री अगर कोई इस तरीके का एक संवैधानिक बात कहता है, एक संवैधानिक कानून लाने की बात करता है, उसके जवाब में राज ठाकरे अनुराग, ये क्या क्लियर है? सवाल, केवल एक मजदूर भाई बहनों को कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स समझ नहीं आती। एक सीधा सा उनका सवाल है नहीं, कि मैं अगर उसी का जवाब बंबई दे रहा कोई हूं। काम करने जाएगा, महाराष्ट्र कोई नहीं, काम मैं करने सीधा जवाब दे रहा हूं। अगर एक प्रदेश का जिम्मेदार मुख्यमंत्री इस तरीके की संवैधानिक बात कर सकता है कि हमारे प्रदेश के दूसरे मजदूर को जाने के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो राज ठाकरे तो अभी भी उस पद पर नहीं है, कहीं जिम्मेदारी के पद पर नहीं है। आपको परमिशन, वो आप परमिशन रिएक्शन है। आप क्या करेंगे? आप परमिशन नहीं, हम तो कोई परमिशन की बात नहीं कर रहे। फ्री फॉर ऑल, हम कोई परमिशन की बात, ऑल बिल्कुल। राइट। सर्वेश Obviously। द्विवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिचर्चा इनके साथ करनी है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक मजदूर नेता भी रहे, मजदूरों का दुख दर्द ये जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक भी हैं, बीएमएस के लीडर भी रहे हैं। सर्वेश जी, मेरा आपसे दो सवाल है। पहला तो ये कि मजदूर भाई बहनों ने जिस तरह का दुख तकलीफ इन दिनों देखा, हमें तो पीढ़ियां भी याद नहीं है कि इस तरह की कोई घटना ऐसी उनके साथ हुई भी हो कि उन्होंने इतनी मुश्किलें उठाई हैं। पहला सवाल। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने अपने श्रमिक कानूनों में भी बड़े बदलाव कर दिए, मजदूर एक तरीके से बंधुआ हो गया। अब ये सब बीता भी नहीं था कि एक नया नियम लाया जा रहा है आयोग के जरिए कि अब किसी को काम करने के लिए अगर दूसरे प्रांत जाना है तो पहले माइग्रेशन कमीशन की परमिशन चाहिए होगी। ये क्या कोई कानूनी बात है? ये संवैधानिक चीज़ है? ब्रजेश जी, पहले तो आपने ये मज़दूरों पर कई बार चर्चा कराई, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। यह देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। 33 करोड़ लोग जो इस देश का उन्नयन कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा है। और जो इस पर चर्चा कर रहे हैं राजनैतिक, वो मुझे लगता है कि मज़दूरों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इस देश का मजदूर यहाँ का केवल प्रांतों में काम करने वाला मजदूर नहीं है, बल्कि इस देश का जिम्मेदार नागरिक भी है और उसके नागरिक अधिकार भी हैं। और उन अधिकारों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यह श्रम का कानून दोनों के लिए बराबर की जिम्मेदारी है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगता है कि मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो यह विषय केंद्र सरकार के पास ले जाना चाहिए और केंद्र इसके लिए व्यवस्था दे कि प्रत्येक श्रमिक किसी राज्य में काम करे, उसके लिए राज्य में काम करने का अधिकार है। राइट टू वर्क और राइट टू लिव, यह दोनों अधिकारों के लिए जीवन का अधिकार है, खाने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। तो यह सेंट्रल का विषय है, नागरिक का विषय है, और इसके लिए सेंट्रल इसको व्यवस्था दे, जिससे सेंट्रल भी भाग रही है और स्टेट भी अलग अलग भाग रहे हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। आज दो अलग अलग तरीके से कानून व्यवस्था बनाने के लिए लेबर में, और कई बोर्ड बने हुए। उत्तर प्रदेश में भी वेलफेयर बोर्ड है, एक कंस्ट्रक्शन बोर्ड है, एक जो है ईएसआई है। ऐसे कई बोर्ड बनने के बाद भी किसी ने भी इन 2 महीने में कोई भी मजदूर की कोई कार्रवाई की हो तो बताए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया हुआ, इसके बाद भी इनके पास कोई डाटा नहीं। जब इनके पास डाटा नहीं, उसके लिए काम नहीं करते, उसका बोर्ड का श्रम विभाग कोई उसमें उत्तरदायी नहीं निभा रहा, तो सेंट्रल हो, स्टेट हो, या महाराष्ट्र हो, या दिल्ली हो, यह केवल एक मजदूरों के बीच राजनीतिक चर्चा करने का काम है। जिम्मेदारी से कोई भी राज्य इसमें काम नहीं कर रहा। और जहां तक हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का सवाल है, नियत उनकी ठीक हो सकती है, लेकिन ये जो व्यवस्था देने की बात कर रहे हैं, यह असंवैधानिक है और यह मजदूरों के हित में नहीं, बल्कि मजदूरों को आकर्षित करना है। अगर मजदूरों को आकर्षित करना ही है, तो जो श्रम कानूनों में इन्होंने प्रतिबंध लगाया है, पहले उसको वापस करें। और जो ये 12 घंटे की ड्यूटी की बात की है, इसे वापस करें और सब श्रम कानूनों का तो अगर परमिशन का इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई मजदूर तब तो ये माना जाएगा कि ये मुख्यमंत्री जी वास्तव में मजदूरों के हित की बात कर रहे हैं। नहीं तो ये एक दिखावा हो सकता है, नियत अच्छी हो सकती है, कार्य अच्छा नहीं है। सर, अगर परमिशन देने की बात है कि भाई बिना हमारे परमिशन के दूसरे प्रांतों में आप काम नहीं करने जाएंगे, इससे परेशानी क्या होगी? देखिए, परेशानी यह है कि यह पूरा सिस्टम ब्यूरोक्रेसी के हाथ में देने का है, जो ये असंवैधानिक है। नौकर को नौकर रहना चाहिए, मालिक बनाने की जो कार्रवाई है वह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यह ब्यूरोक्रेसी को अब तक सेवक नहीं बना पाए, चाहे जो राजनीतिक पार्टी हो, जितने भी चर्चा करें,
70 वर्ष में उन्हें सेवक नहीं बना पाए, और इसलिए उनको सेवक बनाने के लिए उनके अधिकारों का कम किया जाए और श्रमिकों के अधिकार को ज्यादा दिया जाए। आर्टिकल 43 ये कहता तो है श्रमिकों को भागीदारी दें। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रमिकों की भागीदारी का कानून लेके आए, भारत सरकार कानून लेके आए, क्यों नहीं लाते? 70 वर्ष हो गए। यह केवल बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने का काम सरकार को करना चाहिए, और वो यह है ट्रिपार्टाइट कमेटी है जिसमें श्रमिक है, एम्प्लॉयर है, सरकार है, और उससे बगैर मुझे चर्चा तो किए हैरानी हुए है आप कमीशन बना देंगे। सर, आई अप्रिशिएट, और मुझे हैरानी है आपने उन तथ्यों को उठाया जो विपक्ष नहीं उठाता। कमी है, आई अप्रिशिएट, समझना चाहिए। आप आई अप्रिशिएट कि मतलब आप आरएसएस से होकर भी इन विषयों पर कंसर्न है, मजदूरों की बात करते हैं सर। आई रियली अप्रिशिएट यू सर। ओके, बीरेन जी हमारे साथ इस डिबेट में आ गए हैं। भाई बीरेन जी, अब तो माइग्रेशन कमीशन का क्या स्टेटस है, कब तक बन जाएगा ये, और परमिशन लेने वाला क्या विषय है? स्किल मैपिंग भी हो रही है, इसको लेकर आज काफ़ी माहौल भी गर्म था, सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफ़ी टकराव भी हो रहा है, और सर्वेश जी का स्टेटमेंट तो बहुत ही बोल्ड और मजदूरों के हित की बात कर रहे हैं। ब्रजेश जी, जब एक राष्ट्र, एक कानून, एक व्यापार, एक कर की बात होती है तो फिर यहाँ पर परमिशन शब्द थोड़ा बेमानी लगता है। अब समस्या इस बात की है कि इस देश में आटा महंगा है, डाटा सस्ता है, और हर चीज़ पे डाटा बनाने की बात चल रही है। 26 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश में सरकार का दावा है कि अकेले आ चुके हैं। वो मजदूर हैं, वो युवा बेरोजगार हैं, वो तमाम सारे आईटी के भी दक्ष हो सकते हैं, तमाम सारे विभिन्न नौकरी पेशा में संबंधित हमारे भाई बहन भी हो सकते हैं। सब मजदूर ही नहीं हैं, लेकिन बेरोजगारी की जो परिभाषा हमारे देश में बदल गई है उसकी वजह से ये स्थितियां हैं। ये दुर्भाग्य है कि जिसने 6 साल पहले ये कहा था कि इस देश को हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसी पार्टी ने अब कहा कि ये जुमला था, इसकी बात ना करो। अब जो वोट दिया वो भी आज की तारीख में ये बात उठा नहीं पाता, ये बात पूछ नहीं पाता कि साहब नौकरी का क्या हाल है, कब मिलेगी नौकरी। ब्रजेश जी, नौकरी और बेरोजगारी का आलम ये हो गया कि लड़का घर में बैठा रहता है तो माँ कहती बेटा खाली बैठे हो तो कुछ नहीं तो लहसुन छील दो चाटी। तो ये हाल हो गया जब बेरोजगारी घर घर में है। और इस देश में सवेरे घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं, लोगों को खाना मिलेगा कि नहीं, रोजगार आएगा कि नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हिंदू मुसलमान होता रहे। ये पहले है, चाहे सवेरे खाना मिले और चाहे नौकरी मिले चाहे ना मिले। जब ये सब स्थितियां हैं तो आज एक कोरोना ने सबको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। कौन सा ऐसा देश होगा जहां एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने पर अनुमति लेनी पड़ेगी? अगर अनुमति हवाई जहाज से एक प्रांत में जाने पर दूसरे प्रांत वाले को भी लेनी अनिवार्य की जाए तो हिंदुस्तान का मजदूर भी लेगा। जब एक प्रांत से दूसरे प्रांत में उतर के हवाई जहाज पे अनुमति नहीं है तो फिर क्यों खाली मजदूर के लिए अनुमति हो? इस नियम का विरोध होना चाहिए। देखिए, सरकार ने इस कोरोना में लॉकडाउन में नियम बनाया कि साहब कार पर खाली 3 आदमी चलेगा, मोटरसाइकिल पर 1 आदमी चलेगा, और हवाई जहाज की सीटें खचाखच भरी रहेंगी। ये एक देश में कितने नियम चलेंगे? अमीर के लिए दूसरा और मजदूर के लिए दूसरा नियम होगा। बहुत सारी बातें हैं, सवाल खड़े होते हैं जी। लेकिन अब समस्या यह है कि जो पूछे वो विरोधी, जो बोले वो तमाम सारी उसके ऊपर आरोप। आज बहुत सारे विचारकों ने बात रखी, अच्छी बात है, सबका अपना अपना वक्तव्य है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि आरएसएस एक राष्ट्रव्यापी संस्था है, एक रचनात्मक काम करने वाली संस्था है, और जिस तरह से सर्वेश जी ने सारी बातें कही हैं वो एक राष्ट्र के निर्माण के लिए बेहद जरूरी चीज़ें हैं और रचनात्मक बातें उन्होंने कही हैं। आम आदमी का दुख, अरे भाई बोले कि साहब दाऊद का पता लग गया है, वो कराची में रहता है, अब उसकी खैर नहीं है। बस खाली जिस दिन साहब को यह पता लग गया कराची कहाँ है, उस दिन दाऊद मार दिया जाएगा। तो ये खाली हम ऐसी लंबी लंबी बातें छोड़ छोड़ के
इस देश में कब तक ये सब ढोल पीटेंगे? अरे आज अगर राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि यूपी वालों को घुसने नहीं देंगे, तो देश में कोई केंद्रीय व्यवस्था है या नहीं है, या खाली वहां की स्थानीय सरकार काम करेगी? ये तो इस देश की जो नागरिकता है, इस देश की जो सार्वभौमिकता है, उसका उल्लंघन हो रहा है। वो जब मन आए तब जिसको आए पिटवाएं उत्तर भारतीयों को और भगाएं, और हमारे लोग सिर्फ इसलिए कि हमारे पास पैसा नहीं, रोजगार नहीं, इसलिए मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात नौकरी करने जाते हैं। कौन अपना घर छोड़ के बाहर जाना चाहता है ब्रजेश जी? जी कंक्लूड करें। लेकिन दुख और तकलीफ जी उसको बाहर जाने पर मजबूर करती है। 4 लाइनें कहूंगा, और जो हर माँ बाप का दर्द है, जो हर हिंदुस्तान का आवासी जो सोचता है, उस पर ये लाइनें प्रकाश डालती हैं कि सोचा था मजदूर बापू ने बनाऊंगा बेटे को कलेक्टर, और खून पसीना बहाकर बेटे को खूब पढ़ाकर, एक दिन बनाऊंगा सरकारी नौकर, और बना दिया नौकर। होटल में अब पैसा कमा रहा है गिलास धोकर, और पढ़ना पढ़ाना यहाँ धंधा है, और रोजगार है सपना, और सपना ही देख देख कर बस टाइम पास हो रहा है अपना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या प्रवासी मजदूर भाई बहनों को दूसरे राज्यों में काम करने के लिए किसी प्रकार की परमिशन लेने की ज़रूरत है? क्या सरकार का ये कदम कानूनी है, संवैधानिक है, या फिर ये इलीगल है? इसकी लीगल सेंटिटी क्या होगी? क्या अगर कोर्ट में इसे कोई चैलेंज करता है तब क्या स्थिति सरकार के समक्ष होगी? क्या सरकार को अपना फैसला, अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी, या फिर इस कदम से वाकई में हमारे मजदूर भाई बहनों को दूसरे प्रांतों में जो काम करते हैं कोई सोशल सिक्योरिटी मिलेगी? सवाल तमाम है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए अपने मेहमानों के साथ कोशिश करेंगे। माइग्रेंट कमीशन एक बेहतर विचार हो सकता है, लेकिन तब जब वो हमारे जो मजदूर भाई बहन दूसरे प्रांतों से लौटे हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके ज़िलों में, उनके कस्बों में, उनके गांवों तक उपलब्ध कराए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे माइग्रेंट कमीशन, एक बेहतर वातावरण तैयार करे, एक बड़ा औद्योगिक वातावरण प्रदेश के भीतर विकसित करे। माइग्रेशन कमीशन का काम ये होना चाहिए, ना कि माइग्रेशन कमीशन का ये काम होना चाहिए कि कौन कहाँ काम करने जाएगा उसकी वो परमिशन की कोई अथॉरिटी बनी। क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कानून इस वक्त है जो इस प्रकार के मूवमेंट, लेबर मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता हो? मजदूरों को कहीं दूसरी जगह पर काम करने के लिए परमिशन का प्रतिबंध लेना पड़े? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के पास ऐसा कोई कानून है? और अगर कानून नहीं है तो किस कानून के तहत प्रतिबंध लगाया जाएगा? क्या इसके लिए कोई नया कानून बनाया जाएगा? मनीष शुक्ला जी इस बात का जवाब देंगे। ब्रजेश जी, मैंने चर्चा के पहले दौर में भी कहा कि जब तक आयोग और उसके नियम नहीं बन जाते तो उस पर डिबेट तो बेईमानी है, इसलिए कि जो नियम बने ही नहीं वो क्या बनेंगे, क्यों बनेंगे, उसमें क्या परमिशन लेना नहीं लेना है, कौन देगा कौन नहीं देगा, ये तो अपनी कल्पना का विषय हो सकता है। तो मूल विषय था योगी जी ने जो कहा है, जो मुझे समझ में आया है कि उत्तर प्रदेश के श्रमिक को, नौजवान को, कामगार को उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार मुहैया हो। अधिकतम कंपनियां अपनी यूनिट उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर लगाए, इसके लिए कानूनों को सरलीकरण करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हम लेकर पहले ही आ गए थे, और आगे भी हम उस पर काम करेंगे कि यही रोजगार मुहैया हो। परमिशन लेने की जरूरत जो बाहर जाएगी नहीं पड़ेगी। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि जो जा रहे हैं उन मजदूर जाएंगे, उनका बीमा सरकार कराएगी, सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करेगी। अब कानून क्या क्या बनेंगे या क्या क्या नहीं होंगे, ये तो जब तक आ नहीं जाता तब तक मेरी अब तक की जो समझ है मनीष जी, और जितना मैं जानता हूँ अभी राज्य सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो लेबर मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन करे। आप क्या इसके लिए कोई नया कानून बनाएंगे? ब्रजेश जी, मैंने इसीलिए कहा कि जब तक कोई कानून सामने नहीं आ जाता, कम से कम किसी फोरम पे मैं ऑफिशियल होके नहीं बोल सकता। तीसरी बात, 2-3 सवाल आए थे अभी, श्रीमती आराधना जी ने खड़ा किया
एक तो उन्होंने कहा कि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इनिशिएट क्या लिया। लॉकडाउन फर्स्ट होते ही संगठित असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के खातों में 1000 रुपया डाला, प्रत्येक महीने उनको राशन दे रहे हैं, जो श्रमिक बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर भेज रहे हैं, जाते समय राशन किट दे रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार जहां जा रहे किसी ने डायरेक्ट अभी तक फंड नहीं दिया, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो। बहन आराधना जी सुन लीजिए। दूसरी चीज आपने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई कहीं जा सकता है, ये नारों में था, हकीकत में हमने बदला जब 370 और 35 से हटाया। कांग्रेस ने नहीं बदला था, क्यों नारे रह गए थे। तीसरी बात आपने कहा कि आयोग बनना चाहिए जो घोषणाओं पे रिसर्च करे। तो ये क्या 3 साल के लिए बने कि 15 अगस्त 1947 से बने? अरे आप 70 साल के लिए बना दो, 70 साल के लिए बना। लेकिन जो जेन्युइन सवाल सर्वेश द्विवेदी जी ने उठाए हैं, चौथा एक जवाब और दे ले। सर्वेश जी का किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे चूंकि क्रम से आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में कितने सक्रिय मामले हैं और कितने उपचारित हैं। सक्रिय मामले आज की डेट में 2680 हैं, उपचारित होकर 3698 घर जा चुके हैं। कुल मामले 7378, 57% रिकवरी रेट है उत्तर प्रदेश का। आदरणीय सर्वेश द्विवेदी जी ने जो कहा, उनकी नीयत यह है कि मजदूरों के साथ न्याय होना चाहिए, मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इस मंत्र से अपने को सहमत मानती है कि मजदूरों को उसका अधिकार मिले, उनके पैरों में इस तरह के छाले। परमिशन की बात आप विड्रा करेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि कमीशन आने के पहले, उसके नियम कानून बनने के पहले कोई भी ऑफिशियल डिबेट करना उचित इसलिए नहीं है। मुख्यमंत्री जी का जब आ जाएंगे परमिशन चाहिए होगी, अब उनसे ऊपर तो कोई नहीं है ना उत्तर प्रदेश में। ब्रजेश जी, आपने जब आमंत्रित किया, मैं आपके चैनल पर खड़ा रहता हूँ। जिस दिन आएगा नियम एक और एक। ओके, सुनील साजन जी, क्या उत्तर प्रदेश के पास ऐसा कोई कानून है कि लेबर मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन परमिशन के लिए हो? कोई ऐसा कानून है? और अगर नहीं है तो क्या लाया जाएगा? आप लोग क्या करेंगे अगर ये कानून लेकर सदन में आते हैं तो? देखिए ब्रजेश जी, ऐसा भी कोई कानून उत्तर प्रदेश सरकार के पास, या मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं है। ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत शानदार और बहुत अच्छे तरीके से झूठ बोलना जानते हैं, मुद्दे को भटकाना जानते हैं, असल मुद्दे पर बात ना हो इसलिए वो एक नया तरीका ले आते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 370 खत्म किया और एक उसी तरीके के नया 370 उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं आप मजदूरों के लिए। मतलब ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मदद कैसे हो गरीब की और अगर ये कानून बदलने की कोशिश करते हैं और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं, तब समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या होगा? देखिए ब्रजेश जी, इस तरीके का कोई कानून समाजवादी पार्टी नहीं बनने देगी जिसमें देश में ही बंटवारा हो। देश में रहने वाले अलग अलग राज्यों को फिर दूसरी सरकारें भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो लोग जाएंगे वो हमारी परमिशन लेके जाएंगे, फिर तो हमारे ही देश के जो राज्य होंगे वो दुबई हो जाएंगे, पाकिस्तान हो जाएंगे, चाइना और जापान हो जाएंगे। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सलाह दे रहा है। आराधना मिश्रा जी, क्या शबनम जी एक सेकंड वेट करिएगा। शबनम जी जस्ट वेट शबनम जी। आराधना जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार के पास फिलहाल तो कोई ऐसा कानून नहीं है कि लेबर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन विद परमिशन हो, अगर इसके लिए सरकार को कोई कानून लाना पड़ेगा, तब कांग्रेस का क्या ऑफिशियल स्टैंड होगा इस माइग्रेशन कमीशन और इस परमिशन के सेक्टर को लेके? दूसरा, क्या राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम मजदूर भाई बहनों के कंधे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश की सरकार के पास तो छोड़ दीजिए, देश के संविधान में भी ये कानून उपलब्ध नहीं है और ये समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सरकार को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी। दूसरा आपका सवाल था कि क्या हम इन मजदूरों के इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूर्ति के लिए। मैं अपनी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का मैं स्टैंड क्लियर कर दूं कि यदि इस तरह का कोई सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार लाने का साहस करेगी तो कांग्रेस पार्टी उसका विधानसभा में भी
उच्च सदन में भी और सड़कों पर विरोध करेगी। दूसरी बात, एक बात हमारे साथी मनीष जी ने कही और साजन जी ने जो बात कही मैं सहमत हूँ कि आप 370 पर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं, वो सही और गलत की बात डिबेट में मैं नहीं पढ़ना चाहती, पर क्या आप उत्तर प्रदेश में साबित करना चाहते हैं? मनीष जी उन्होंने सब आप यहाँ के लोगों को अगर वो बाहर जाएंगे तो आपकी सरकार आप अगर वो यहाँ से बाहर जाएंगे तो क्या उनको परमिशन लेकर के जाना पड़ेगा? दूसरी और तीसरी बात, मनीष जी को मैं बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने आपने 1,000 रुपए श्रमिक को दिया है, हमने 7,500 रुपए न्याय योजना में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो श्रमिक वापस लौटे हैं इनको दिया है। ये हमारा संकल्प था, राहुल जी का संकल्प था। कांग्रेस पार्टी अपोज करेगी मैम, अगर ये लेबर मूवमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन परमिशन का लेकर आते हैं, कांग्रेस ऑफिशियली इसको बिल्कुल आधिकारिक विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि ये असंवैधानिक है और पूरी तरह से सबनम खान जी, क्या राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, एक सेकंड आप दोनों लोग कृपया शांत हो जाएं, कृपया एक सेकंड आराधना जी प्लीज, मनीष जी प्लीज, आराधना जी प्लीज, सबनम खान जी, क्या आपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए ये लोग मजदूरों का कंधा तलाश रहे हैं? पहले पैरों के छाले इस्तेमाल किए, अब मजदूरों के कंधे पे चढ़कर राजनीति कर रहे हैं। सबनम खान जी गो अहेड, बोलिए। ओके मनीष जी, ओके सबनम जी बोलिए। ब्रजेश जी राजनीति के लिए किस व्यक्ति को छोड़ा है इन सब ने? आप मजदूरों की बात कर रहे हैं, ये लाशों को नहीं छोड़ते हैं, आप मजदूर की बात कर रहे हैं। इन्होंने लाशों को भी नहीं छोड़ा राजनीति के लिए। ये जो सारे साहूकार बने बैठे हैं ना, इनसे पूछ लीजिए जरा किस मजदूर के जो छाले की बात कर रहे हो मरहम लगाया है? ये जो यहां पर बैठकर बात कर रहे हैं, किसने लगाया है मरहम? पूछिए जरा इनसे। मेरी सरकार ने ये दे दिया, मेरी सरकार ने वो दे दिया। फिर वो जो हजारों पैदल पदयात्री थे, वो जो एक औरत बच्चा पैदा करके 160 किलोमीटर पैदल चली, वो कौन थी ब्रजेश जी? बताइए जरा, फिर वो कौन थी? सोनू सूद जिनको भिजवा रहे हैं वो कौन लोग हैं? फिर महाराष्ट्र की सरकार से पूछ रही हूं मैं आपके माध्यम से, आप पूछिए तो सही, कौन से मजदूर का जख्म भर दिया है आपने? बड़ी बड़ी स्कीम लेकर आएंगे, जमीन पर जीरो नजर आएंगे हर बार। अभी मजदूरों से पूछ लीजिए जरा कैसे कैसे पहुंचे हैं वो, और हमारे जैसे लोग पानी लेके खड़े हैं उनके लिए। पानी पी लो भैया, एक चिप्स का पैकेट खा लो भैया। एक चिप्स के पैकेट में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र पहुंच गया, बिहार पहुंच गया। बिहार में क्या कम खनिज पदार्थों की कमी है? वहां फैक्ट्री लगाने का कितना आसानी है, जो अभी आप बात कह रहे हैं। ये सुननी चाहिए इनको बात। उसके लिए टाइम सारी सरकारों को आपकी ये वाली बात माननी चाहिए कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में देंगे काम, और एसडीएम और डीएम का यही जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। अनुराग शुक्ला, मैं आपसे समझना चाहता हूँ जी, ये आराधना दीदी से भी पूछिए जरा, बस खड़ी करके सिर्फ ट्वीट करते रहे, बस हमने खड़ी कर दी, बस हमने खड़ी कर दी। अरे मजदूरों को पहुंचाने की इच्छा शक्ति होती तो पहुंचा भी चुके होते। अरे उस चक्कर में उनके अध्यक्ष जेल काट रहे हैं। तो ये सारी पार्टियां नंगी हो गई, पार्टी के अध्यक्ष इसी चक्कर में बेचारे जेल काट रहे हैं। पहचान गए इनको। ओके अनुराग शुक्ला, क्या ये आपके मुख्यमंत्री के कर्तव्य नहीं है कि खड़े हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ऐलान करें कि उनके राज्य में जो कोई भी लौटना चाहे काम करने के लिए उसका हार्दिक स्वागत है? कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। निश्चित रूप से मुंबई देश की आर्थिक राजधानी के रूप में काम कर रही थी, और उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत सारे हमारे प्रवासी साथी वहां पर काम कर रहे थे, और जिनका बहुत महती योगदान रहा है वहां के औद्योगिक निर्माण में। तो उत्तर भारतीयों के साथ में हमेशा अवसर थे, हमेशा अवसर थे, हमेशा अवसर रहेंगे, हमेशा अवसर रहेंगे। और दूसरी बात मैं यहाँ पर कहूंगा, जो मैंने बात को राजनीति से केवल जोड़ना चाहा था, योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके का प्रलोभन सारे मजदूर साथियों को दे दिया है, वो एक भगदड़ जैसी उन्होंने मचा दी है। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर इसके पहले अगर एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करूं, इस बात मैं एक बात मैं आज आपको इसलिए बुलाया हूं, मेरी बात सुन लो जी।
आप, क्योंकि करोड़ों लोग हमारे भाई बहन यहाँ से बम्बई महाराष्ट्र में काम करते हैं, उनका हमेशा इस वक्त स्वागत है। सुन रहे हैं, उनका आप हमेशा उनको स्वागत आश्वस्त है। करिए कि उन्हें कोई परमिशन की जरूरत नहीं, उनका हमेशा आइए और काम करिए। बोलिए, निश्चित रूप से, बोलिए, निश्चित रूप से उनको कोई बोलिए, परमिशन की जरूरत ऑफिशियली नहीं। बोलिए। उनके खून पसीने से जो बिल्डिंगें बनी हैं वो उनको फिर से आए और फिर से आबाद करें और फिर से साफ में रहें। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा सर कानून है जो हमारे मजदूर भाई बहनों को रिस्ट्रिक्शन देता है परमिशन के लिए कि उन्हें अगर दूसरे प्रांत में जाना है तो काम करना है? ये कौन सा कानून हमको इसमें हक देता ये है? काला कानून सर्वेश है जी, जिसकी बताइए आप। परिकल्पना की जा रही भाई, है। एक तरफ ये आप काला मजदूरों कानून के है। सारे श्रमिक मजदूरों कानून को बदले दे रहे हो, मजदूर आप बनाने उनसे का कह रहे हो कि प्रयास अगर है। दूसरी जगह काम करना है तो हमारी परमिशन लो। ये बंधुआ भाई मजदूर क्या बनाने का क्या काम चाहते कर हो रही आप है मजदूरों के सरकार। साथ? कर क्या रहे हो सर सर्वेश जी? जी, और थोड़े दिन में पूछेंगे शबनम ब्रजेश जी, जी से प्लीज। बात करनी है तो शबनम पहले जी, हमसे परमिशन लीजिए। सर्वेश जी को बोलने दें। ओके, सर्वेश जी को है। ये जो है कानून बनाने का, आयोग गठित करने का, ये राजनीतिक अधिकार है असेंबली को, चाहे जो करें, लेकिन ये जो मजदूरों के या नागरिक के संवैधानिक अधिकार हैं उसके लिए उससे ऊपर ये नहीं है। न पार्लियामेंट है और ना ही जो है विधानसभा है। यह इनको फंडामेंटल राइट जो नागरिक के हैं उसके आधार पे बात करनी चाहिए। इनको करना ही है, नीयत ठीक है तो भारत सरकार को ये कहें कि जो सेंट्रल लॉ है, लेबर लॉ, उसमें ये व्यवस्था दें कि प्रत्येक मजदूर की जिस राज्य में है उसकी जिम्मेदारी है और भारत सरकार उसको संरक्षण देगी और उस कानून का पालन होगा और उनको सभी सुविधाएं दी जाएगी। भारत सरकार ने क्या किया? महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं तो इनको पता ही नहीं लग रहा कि लोग आ रहे हैं। और क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि वहां से क्यों ये मजदूर पलायन कर रहा? दिल्ली में बैठे हुए दिल्ली से मजदूर चल रहा, क्यों नहीं दिल्ली की सरकार से पूछा कि ये पलायन क्यों कर रहे? क्यों नहीं इनको सुविधा दी जा रही? यह सरकार का फेलियर है और जिसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे जो राजनीतिक पार्टी हो, कि ये राजनीतिक पार्टियां ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं ले पा रही और फेलियर हो रही हैं। इसलिए ये मजदूरों को अधिकार दें, जनता को अधिकार दें, ब्यूरोक्रेसी के अधिकार को कर्टिल करें, ड्यूटी इनको बताएं, इनको कर्तव्य निर्धारित करें, जिससे कि ये देश का वैभव हो और देश में शांति स्थापित क्या हो। मजदूरों का लोगों को कंधा काम इस्तेमाल मिले। किया जा रहा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए? राजनीति से काम नहीं चलेगा और ये आने वाले समय में जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये इनके राजनीतिक झंडे डंडे सब समाप्त हो जाएंगे। जनता जागरूक हो रही है, जागरूक होगी, समझ जाएंगे तो देश का भाई उन्नयन मनीष शुक्ला करेंगे, जी। नहीं तो राजनीति से बाहर होंगे, मनीष नेता जी, भी बाहर होंगे, ये और चेतावनी राजनीतिक आपके लिए पार्टी भी पहले बाहर है। होंगी। ओके, जी जी ब्रजेश जी। सर्वेश जी की बात पर आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सर्वेश जी का मंतव्य है कि उत्तर प्रदेश और देश के जितने भी लेबर हैं, मजदूर हैं, कामगार हैं, जो नींव के पत्थर है इस देश के विकास के, अभी सर्वेश जी की बात पर ये कितने धीरे धीरे आराम से बोल रहे हैं। यही बात आराधना मिश्रा या सुनील बोल देते तो अभी ये तुरंत टपक पड़ते। आप कंप्लीट तो करने दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी की भी मंशा यही है कि आगे से कभी भी उत्तर प्रदेश के श्रमिक कामगारों की स्थिति ये ना हो, उनके सम्मान के साथ धोखा ना हो, उनका एक डेटा बैंक होना चाहिए, उनका बीमा होना चाहिए, उनका सोशल सिक्योरिटी। वो सब बहुत अच्छी बात है। और यहाँ मसला पहले श्रम कानूनों को प्रतिबंधित किया, उसे वापस कराइए, नहीं तो ये आगे चलने वाला नहीं है। ये मजदूर बहुत नाराज है और उस नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मनीष जी, चौथी बार ये बात रिपीट कर रहे हैं। सुनील साजन जी, सुनील साजन जी चुके हैं। देखिए, बड़ी कैटेगरिकली बात कही है सर्वेश जी ने कि मजदूर भाई बहन नाराज है, सबके पॉलिटिकल डंडे झंडे उखड़ जाएंगे, वो कोई भी हो, मत उनका इस्तेमाल करिए। देखिए, इन्होंने एक बात देखिए, अच्छी निश्चित कही रूप कि से ऐसे दौर विजय में जी, जो अगर राजनीतिक पूर्ण पार्टियां देश उनके पूर्ण हमदर्दी देश की और उनकी मदद की बात न करके केवल राजनीतिक बात करेंगे, उनके झंडे और डंडे जरूर हटने जा रहे हैं। ओके, आराधना जी फाइनल कमेंट। आराधना जी फाइनल कमेंट। देखिए, मजदूरों के कंधे का इस्तेमाल मत करिए, उनकी मदद करिए, वरना सबके डंडे झंडे उखड़ेंगे। मैं अब आपके सवाल का जवाब देने से पहले शबनम जी ने एक बात कही, मैं उनको ज़रूर जवाब देना चाहती हूँ। बहन शबनम जी बहुत अच्छी कार्यकर्ता है और मैंने इनको काम करते देखा है, बहुत ईमानदारी से करते हैं। इन्होंने कहा कि 500 बसें लेकर के आए थे और आपकी नियत होती तो आप उनसे मजदूरों को पहुँचाते। मैं बहन शबनम जी को कहना चाहती हूँ कि जब हम राजस्थान उत्तर प्रदेश की सीमा से प्रवेश नहीं करने दिया और हमारे उत्तर प्रदेश के पीसीसी प्रेसिडेंट को इसी जुर्म में आज जेल में है वो,
जमानत नहीं हो पा रही है, तो हमारी कल भी नियत स्पष्ट ओके शबनम जी 10 सेकेंड। दूसरा शबनम जी 10 सेकेंड। दूसरा जी। आपने एक मिनट विजय जी, ओके, आधा सेकेंड में कहूँ, गो अहेड प्लीज। 70 साल राज किया, आपके पास इतना धन तो है, उनके आप 150 बसें अवेलेबल करा सके, उनको खाना तो पहुंचवा सकती थी आप कम से कम, उनके मरहम तो लगा सकती थी कम से कम सड़क पर निकलकर। विजय जी 1900 हम लोग बाहर निकलकर कोरोना में उनके मरहम बहुत लगा बहुत सकते शुक्रिया, मैं हैं। सबका आभार धन्यवाद, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए 2-3 काम बहुत आवश्यक हैं बहनों भाइयों। पहला, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, बहुत आवश्यक हो तभी घर से निकलें, और मास्क का उपयोग ज़रूर करें। ये मास्क आपको क्वारंटाइन से बचाएगा, आपको कोरोना से बचाएगा, और आप सब अपना बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।